जय हिंद, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे बीपीएससी पॉलिटी पीवाई की सीरीज के छठे वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट जो भी टॉपिक्स है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इस सब से जितने भी प्रश्न आए हुए हैं अभी तक वर्तमान में बीपीएससी पीटी के एग्जाम्स में, उस सब को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं आज किन किन टॉपिक से प्रश्न देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय, उसके बाद राज्यपाल से, उसके बाद राज्य विधानमंडल एवं मंत्री परिषद से, उसके बाद उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय से, उसके बाद केंद्र राज्य संबंध से, उसके बाद आपात संबंध से। इस सारे टॉपिक से जितने भी आज तक पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उस सब को देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न होगा सर्वोच्च न्यायालय से। सर्वोच्च न्यायालय का जो पहला प्रश्न है वो है कि सर्वोच्च न्यायालय एक है, क्या है? तो भाई संघीय न्यायालय है, मानव अधिकारों का संरक्षक है, संविधान का अंतिम विवेचक है, या सिविल न्यायालय है? तो हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है एक संघीय न्यायालय है, मानव अधिकारों का संरक्षक है, संविधान का अंतिम विवेचक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ई उपयुक्त में से एक से अधिक। 67 पीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1950 में संसद के एक अधिनियम द्वारा, भारतीय संविधान अधिनियम 1947 के अधीन, भारत के अधिनियम 1953 के अधीन, उसके बाद है भारत संविधान के द्वारा। तो भारत के संविधान के द्वारा भारतीय के सर्वोच्च न्यायालय का जो स्थापना हुआ था। भारत के संविधान में एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 124। ठीक, उसमें वर्णित है भारत के मतलब सर्वोच्च न्यायालय का गठन की चर्चा है। ठीक है, ये 42nd बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। अगला प्रश्न है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, कब हुई थी भैया? 1950 में संसद की अधिनियम। पिछला ही क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। संविधान, भारतीय संविधान द्वारा अनुच्छेद कितने में है? 124 में इसकी चर्चा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृति क्षमता सैंक्शन क्या है? यह वर्ष कब का प्रश्न है? तो यह वर्ष 1992 का प्रश्न है। 1992-93 में सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की संख्या थी वो थी, मतलब वो थी 26। कितनी थी? 26। ठीक है, तो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट की जज की संख्या 33 है और एक सीजेआई, तो 34 जज है टोटल सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन 92-93 में जो है उस समय थी कितनी? 26, जिसमें एक एक सीजेआई और 25 जज। तो अगर इस सारे ऑप्शन में कोई सही नहीं है और किसी को सही करना चाहिए तो 24 को हटा के यहाँ पर क्या कर दीजिएगा? 25। ठीक, 1992-93 कितने जज थे चीफ जस्टिस को छोड़ करके? 25। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। ठीक, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या क्या है? देखिए वर्तमान में ये कब क्वेश्चन पूछा हुआ है? 2020 में। तो 2020 में कितना प्रश्न, कितना है न्यायाधीश की संख्या? 2019 में बढ़ाया गया था, 33 कर दिया गया था न्यायाधीश की संख्या, और एक क्या हो जाएगा? सीजीआई। तो वर्तमान में कितने जज हैं? 34। ठीक, लेकिन वो किसी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई इसका ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? देखिए किसी भी न्यायालय में, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वो करते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रपति करते हैं और सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की सिफारिश पर करते हैं। ये 63rd बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्याग पत्र किसको लिख कर दे सकता है? तो ये राष्ट्रपति को लिख कर दे सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 64th बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? देखिए सुप्रीम कोर्ट के जजों की जो रिटायरमेंट एज है वो है 65 वर्ष, और हाई कोर्ट का कितना है? तो 62 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 63rd में पूछा गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि जो है करने की शक्ति किसके पास है?
तो संख्या वृद्धि करने की शक्ति संसद के पास है। ऑप्शन नंबर सी जो है सो सही उत्तर हो जाएगा। अगर संसद चाहे कि तो जज की संख्या बढ़ाई जा सकती है। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है कॉलेजियम प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला क्या है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम एक 5 सदस्यीय निकाय है जिसकी अध्यक्षता भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश सीजेआई करते हैं और उस समय इसमें न्यायालय में कार्यरत 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। बिल्कुल कॉलेजियम के बारे में सही बात है। संसद की विधि द्वारा कॉलेजियम प्रणाली का आरंभ किया गया, बिल्कुल ये गलत बात है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से की जाती है, बिल्कुल ये भी सही है, ये भी सही है। चौथा क्या है? कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत वर्ष 93 में न्यायाधीश पीएन भगवती के ऐतिहासिक फर्स्ट जज मामले के उपलक्ष्य में की गई थी। ठीक है, तो कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत जो है वो कॉलेजियम जो प्रणाली है इसकी शुरुआत जो है वो फर्स्ट जज नहीं बल्कि दूसरा न्यायाधीश मामला में शुरू किया गया था 1993 में। ठीक है, पीएन भगवती द्वितीय न्यायाधीश मामला से संबंधित है, तो फर्स्ट जज है इसमें, तो ये भी खत्म हो गया। तो 1 और 3 सही है, तो इनमें से कथन कौन सही है? 1 और 3। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। 69 में पूछा हुआ है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था, ये बिल्कुल सही बात है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में ही हुआ था। ठीक, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जा सकती है, बिल्कुल देश का सबसे उच्चतम न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर किसी अन्य या उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट वो कोर्ट मार्शल का भी सुनवाई कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सो इसमें सही नहीं है, गलती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चौथा ऑप्शन देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय की सुनवाई कर सकता है, बिल्कुल सही बात है। सी नंबर क्या है? गलती है। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है? कॉलेजियम प्रणाली का है, अपीलीय अधिकारी क्षेत्र से है, मूल अधिकार के उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तीनों चीज का है। 68 में पूछा गया प्रश्न। अगला प्रश्न देख लेते हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय को सभी प्रकरणों पर अंतिम अधिकार प्राप्त है, राष्ट्रपति के विरुद्ध दोषारोपण कर सकता है, उच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत प्रकरणों का समालोचन कर सकता है, किसी भी राज्य कानून को अवैध घोषित कर सकता है। देखिए, न्यायिक पुनरावलोकन का जो शक्ति है सर्वोच्च न्यायालय का, उसमें यह कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय राज्य या केंद्र के द्वारा कोई भी कानून को अवैध घोषित करता है। यदि अवैध घोषित क्या कर सकता है यदि केंद्र और राज्य का जो बनाया गया कानून है वो संवैधानिक आधार पर जो है, अगर वो गैर संवैधानिक है तो। ठीक है, और संवैधानिक प्रावधान के इतर है, मतलब गैर संवैधानिक अगर कोई कानून बना दिया गया तो उसको सुप्रीम कोर्ट रद्द कर सकती है, अवैध घोषित कर सकती है। यह है न्यायिक पुनरावलोकन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 39 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? तो भारत में जो न्यायिक प्रणाली है वो भारत की संविधान पर, बिल्कुल सही बात है। नियमित कानून की उचित परंपरा और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है इस पर आधारित है। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा 1 से अधिक हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ई सही उत्तर हो जाएगा। 67 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, कहाँ भाग गया, 15 नंबर प्रश्न क्या है कि एएस आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे? एएस आनंद का पूरा नाम है न्यायमूर्ति आदर्श सेन आनंद। ये 1990 के दशक में 29वें मुख्य न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट के। ठीक, तो ये क्या थे? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश। 67 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की संसद ने 3 तलाक कानून पारित करके भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस वर्ष के निर्णय को समर्थन दिया है जिसे 3 तलाक बिद्दत को असंवैधानिक बना दिया था? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक को असंवैधानिक बताया था और इसके लिए संसद जो है सो कानून बना के इसे लागू कर दिया है और इसे गैर कानूनी बना दिया है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय था वो 2017 का निर्णय था। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। और हमारा जो संसद है
वो मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 पारित करके 3 तलाक की प्रथा जो थी वो उसको क्या कर दिया गया, विधिक रूप से अमान्य और गैर कानूनी बना दिया। ठीक, ये 65th में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। देखिए, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय भी मतलब कि संविधान के अंतर्गत ही आते हैं, क्योंकि संविधान के प्रावधान के अनुसार ही सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ है। तो सबसे जो सर्वोच्च राजनीतिक व्यवस्था है वो क्या है, संविधान। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि जितनी भी इकाइयां हैं या सबका सृजन ही यहीं से होता है, उसका शुरुआत ही संविधान है। 45th बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है ये। अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है इनमें से किस प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का मूलभूत ढांचा प्रतिपादित किया। देखिए, केशवानंद भारती जो प्रकरण था इसमें सुप्रीम कोर्ट ने मूलभूत ढांचा का सिद्धांत दिया, जिसमें यह कहा गया कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, परंतु संविधान के मूल ढांचा जिसमें मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं कर सकती। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है। इंदिरा साहनी मामले में सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के संबंध में बात थी। ठीक है, इंदिरा साहनी में 9 सदस्यीय संविधान पीठ गठित हुई थी, और पीछे जो हमने पढ़ा है केशवानंद भारती में, उसमें 13 सदस्यीय संवैधानिक पीठ गठित की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। और इंदिरा साहनी में यही मंडल आयोग की जो रिपोर्ट की जो सिफारिश थी कि पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण दिया जाए, इसे सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था। ठीक है, और यह कहा था कि किसी भी सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि किसी भी अवसर पे आरक्षण की जो सीमा है वो 50% से माने 50% से अधिक न होने पाए। ये 66 बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस या किन मुकदमे या मुकदमों में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया। सबसे पहले केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में दिया था। ऑप्शन नंबर बी जो है सो इसका क्या है, सही उत्तर हो जाएगा। ये कब हुआ था, 1973 में हुआ था। ठीक, जिसमें सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत जो है सो उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। ये 69 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र को परिभाषित करता है। सुप्रीम कोर्ट की जो मूल अधिकार क्षेत्रता है, यानी कि जो उसकी आरंभिक अधिकारता है कि कौन कौन से वाद केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में जाए जा सकते हैं, वो अनुच्छेद 131 के तहत है, जिसमें केंद्र राज्य के बीच कोई विवाद हो या राज्य के बीच में कोई विवाद हो, तो ऐसे मामले केवल सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार है। तो ये किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 131 में। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करते तो अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार क्या है। तो न्यायिक पुनरावलोकन का जो आधार है वो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, क्योंकि कानून सर्वोच्च है और कानून द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है इसके तहत न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है, जिसके तहत न्यायालय जो है परीक्षण करता है कि कोई जो कानून है संविधान द्वारा विधायिका को प्रदत्त शक्तियों के संगत रूप में बनाई गई है या नहीं बनाई गई। ठीक है, ये 65 बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है ये है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है। किसका संबंध सर्वोच्च न्यायालय से है, तो सबसे पहला क्या है, कॉलेजियम प्रणाली बिल्कुल है, अपीलीय अधिकार क्षेत्र बिल्कुल है, मूल अधिकार क्षेत्र बिल्कुल है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी 68 में पूछा गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, राज्यपाल से। अगला प्रश्न राज्यपाल के टॉपिक से है। ठीक, राज्यपाल टॉपिक का पहला प्रश्न है कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो राज्यपाल होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 45 बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न बात करें तो अगला प्रश्न है किसी राज्य का राज्यपाल
नियुक्त किया जाता है? किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। 64th बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? देखिए, जब गवर्नर सलाह देते हैं, ठीक है, रिपोर्ट सौंपते हैं राष्ट्रपति को, तब राष्ट्रपति जो है सो अनुच्छेद 356 का प्रयोग कर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी गवर्नर की सलाह पर 42nd बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भैया भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। 47th बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय राज्यों के राज्यपालों के निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए। राज्य है राजस्थान, राजस्थान के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। उत्तर प्रदेश के आनंदीबेन पटेल। पश्चिम बंगाल के, ये नहीं है, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं आपको सीवी आनंद बोस। और गुजरात के राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। तो 3 और 4 क्या है? गलत है। 1 और 2 सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। केवल 1 और 2 सही है। ठीक है, कौन सा सही है? केवल 1 और 2। यहाँ पे भी ऑप्शन है 1 और 2। 67th बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने विधानसभा के सत्र के आयोजन के लिए इसके अध्यक्ष को निर्देश दिया कि ऐसा करने में उन अधिकारों का उपयोग कर रहे थे जो उनके पद में निहित है। तो ये किस अनुच्छेद के तहत किसी कोई राज्यपाल विधानसभा के सत्र का आयोजन अध्यक्ष को दे सकता है? तो ये जो दे सकते हैं, ये दे सकते हैं अनुच्छेद 175(2) के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी में जो है सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय के संविधान के अनुच्छेद 175 के 2 के अनुसार राज्यपाल राज्य के विधानमंडल में उस समय लंबित किसी विधेयक के संबंध में संदेश या कोई संदेश जो उस राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों को भेज सकेगा, और जिस सदन को कोई संदेश या प्रकार में भेजा गया है वह सदन उस संदेश द्वारा विचार करने के लिए अपेक्षित विषय पर सुविधा अनुसार शीघ्रता से विचार करेगा। यानी कि राज्यपाल जो कहेंगे उस पे विधानमंडल का जो अध्यक्ष है वो विचार करेगा और सत्र का जो है सो आहूत करने के लिए कह रहा है तो आहूत करेगा, सत्रावसान के लिए कह रहा है तो सत्रावसान करेगा। ऑप्शन नंबर सी 175 के 2 के अनुसार। ये 40th बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न राज्य विधानमंडल एवं मंत्री परिषद से है। ठीक, पहला प्रश्न है इसमें, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की विधायिका सम्मिलित है कौन कौन? राज्य की विधायिका में कौन कौन आते हैं? तो विधान परिषद एवं राज्यपाल आते हैं। अच्छी बात है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि विधानसभा में विधान परिषद आते हैं। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद क्या रहा है? विधानसभा एवं राज्यपाल आते हैं। उसके बाद क्या रहा है? राज्यपाल विधानसभा एवं मंत्री परिषद, राज्यपाल विधानसभा एवं विधान परिषद जहाँ इसका अस्तित्व। बिल्कुल सही बात। राज्य की विधायिका का जो रूप है इसमें राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, यानी कि राज्यपाल और विधानमंडल के दोनों सदन आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी केवल 4 क्या है इसमें सही है। ठीक है, ये 41st बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि भारत में राज्य विधान पालिका यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव को उच्च सदन कहा जाता है। किसको उच्च सदन कहा जाता है? तो विधान परिषद को कहा जाता है, जिसको विधान पालिका परिषद कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वर्तमान में विधान परिषद जो है तो मात्र 6 राज्यों में है, और इसकी जो मतलब विधान जो उच्च सदन का, और इसे क्या कहते हैं? राज्य का उच्च सदन कहते हैं। जैसे देश में संसद का उच्च सदन क्या हो गया? राज्यसभा। इसी प्रकार राज्य के विधानमंडल का जो उच्च सदन है वो होता है विधान परिषद। ठीक है, ये 44th बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? तो सबसे अधिक अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश और मेघालय। इसमें से किसमें सबसे ज्यादा है? तो अरुणाचल प्रदेश में कितना है? 60। मणिपुर में कितना है? तो 60। और मेघालय में कितना है? 60। और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की जो सदस्य की संख्या है वो है 68। तो ये चारों ऑप्शन में कौन सा सही है? किसमें सबसे ज्यादा है? तो हिमाचल प्रदेश में बी नंबर।
अगर ओवरऑल देश की बात करें तो देश में सबसे ज्यादा विधानसभा के सदस्य जो है वो उत्तर प्रदेश में है 403, और सबसे कम की बात करें तो राज्य में 32 सिक्किम के पास है, और केंद्र शासित प्रदेश में पुदुचेरी जिसमें 30 है। ठीक है। और राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या की बात करें तो 500 अधिकतम हो सकते हैं राज्य विधानसभा में सदस्य की संख्या, और न्यूनतम 60 होती है। ठीक, 65th यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है भैया, राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी में से नहीं चुने जाते? स्थानीय निकाय पंचायतों के सदस्य, स्नातक, शिक्षक, उद्योगपति। देखिए राज्य विधान जो परिषद है उसमें स्थानीय लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, स्नातक पास के द्वारा चुने जाते हैं, शिक्षकों के द्वारा चुने जाते हैं, लेकिन उद्योगपतियों के द्वारा नहीं चुने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये 67th यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, देखिए। ठीक है। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न क्या है, भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 500। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। संविधान में जो है सो लिखा हुआ है, संविधान के अनुच्छेद 170(1) में कि राज्य की विधानसभा अपने निर्वाचन क्षेत्रों के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा 500 से अधिक और 60 से कम जो है सो सदस्य नहीं, मतलब विधानसभा में 500 से अधिक सदस्य नहीं रह सकते हैं, और कम से कम रहना होगा तो मिनिमम 60 है। अगला प्रश्न देखने की बात करें तो अगला प्रश्न है, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना तथा अथवा विघटन किया जा सकता है। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है, किसके द्वारा? तो संसद के द्वारा। यदि विधानसभा यह प्रस्ताव पारित करके संसद को देती है कि हे संसद महोदय, हमारे राज्य में विधान परिषद की आवश्यकता है, या हमारे राज्य में विधान परिषद की आवश्यकता नहीं है, खत्म किया जाए, तो राज्य विधानसभा से प्रस्ताव पारित होकर के संसद जाएगी, और संसद जब इसको क्या करेगी, मंजूर करेगी, तो इसको जो है सो विधानसभा का सृजन और विधानसभा का विघटन हो सकता है। तो किसके द्वारा? केंद्रीय संसद द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, विधान परिषद की संरचना मतलब सृजन और विघटन की चर्चा अनुच्छेद 169 में। ठीक है, ये 40th बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, और इसे प्रस्ताव पारित कितना से करना पड़ता है? तो बहुमत के मतलब कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य संख्या की कम से कम 2/3 सदस्य। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? केरल में, कि दिल्ली में, कि हिमाचल में, कि बिहार में? देखिए भैया, बिहार हमारा बहुत ही अनोखा राज्य है। ठीक है, तो हमारे बिहार में तो होबे करेगा विधान परिषद, क्योंकि यहाँ पैसों की बर्बादी तो अत्यधिक होती ही रहती है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, डी नंबर केवल 4। ठीक है, बाकी बहुत दिल्ली, केरल, हिमाचल प्रदेश, केवल मात्र भारत में 6 ही राज्य हैं जो राजनीतिक रूप से बहुत ही सक्रिय माने जाते हैं। उसी में जो है ये विधान परिषद का गठन जो है सो हुआ है। किस किस राज्यों में है? तो ये महाराष्ट्र में है, अपना बिहार तो है ये है, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है, ये 6 राज्य मात्र हैं जिसमें विधान परिषद अभी मौजूद हैं, बाकी राज्य में नहीं है, और बाकी राज्य इन सभी राज्यों की तुलना में कई अत्यधिक विकसित हैं या विकासशील हैं। ठीक है, तो ये 40th बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन राज्य की विधान सभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? विधानसभा का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो ये अनुच्छेद 100 कितना में लिखा हुआ है? 70 में लिखा हुआ है। कितना में लिखा हुआ है? अनुच्छेद 170 में लिखा हुआ है कि विधानसभा की संरचना। ठीक, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद कौन सा राज्य की विधानसभा के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? ठीक है, तो ये अनुच्छेद 100 कितना में करता है? 170 में करता है। ठीक है, अनुच्छेद 176 की बात करें तो ये राज्यपाल का विशेष अभिभाषण है, और अनुच्छेद 178 विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा करती है। ये 40th बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है।
अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न, यदि किसी राज्य की विधानसभा या अध्यक्ष विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो उसे त्याग पत्र दे देना चाहिए किसको? तो उपाध्यक्ष को। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 179 के अनुसार 43 पीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी है? राज्य का जो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है और केंद्र का जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। 68 पीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पर इस तरह का प्रावधान है किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? देखिए, केंद्र शासित प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है उनको राष्ट्रपति जो है सो नियुक्त करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। इसकी नियुक्ति 239 के ए के अनुसार होता है, संविधान के अनुच्छेद 239 ए के अनुसार। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की नियुक्ति और उनके अन्य मंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्री की जो नियुक्ति करते हैं वो मंत्री जो है सो राष्ट्रपति के क्या होते हैं? प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय से, हाई कोर्ट से और जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सब, इस सब से। तो पहला प्रश्न है इसमें, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो ये संसद के पास है। संसद उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों में क्या कर सकती है? संसद जो है सो न्यायाधीशों की संख्या उच्च न्यायालय में संख्या निर्धारित कर सकती है और ये अधिकार जो है राष्ट्रपति को दिया गया है। ठीक है, तो राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार क्या है? प्राप्त है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ये 69 पीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला जो प्रश्न है वो है कि एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने त्याग पत्र संबोधित करता है किसको? तो राष्ट्रपति को, क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा ही इनकी नियुक्ति भी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। 48 से 52 बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी उच्च न्यायालय ने यह फैसला कर दिया कि एक ही बार में 3 तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है। तो ये कह दिया था इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, ये जो है सो इलाहाबाद उच्च न्यायालय का जो मामला है वो रहमतुल्लाह बनाम स्टेट ऑफ यूपी 1994 का मामला है। इसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 3 तलाक को जो है सो गैर कानूनी कहा था। ये 39 बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? देखिए, गुवाहाटी जो है केंद्र शासित प्रदेश, गुवाहाटी जो है वो असम के लिए तो है ही, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के लिए भी है, और मुंबई जो है ये मुंबई के लिए, महाराष्ट्र के लिए तो है ही, दादर नगर हवेली, नवनद्वीप और गोवा के लिए भी है। तो इसमें से दोनों जो है सो हाई कोर्ट एक से अधिक राज्य के या केंद्र शासित प्रदेश के लिए है। ये 38 बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अगली प्रश्न की बात करें तो अगला जो प्रश्न है वो है, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ न्यायपीठ के समक्ष है का प्रकार है, किस प्रकार का वो मामला है? तो ये स्वत्वाधिकार मामला है, टाइटल सूट है कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद ये किसकी जमीन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा कि राम जन्मभूमि व संपत्ति पर किसका दावा है। 45 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न जो है वो केंद्र राज्य संबंध के बारे में है। निम्न में से किस वर्ष सरकारीय आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंध में परिवर्तन की संस्कृति का अधिकार दिया था ने अपना प्रतिवेदन जमा किया था? देखिए, केंद्र और राज्य के संबंध की समीक्षा के लिए आयोग गठित की गई थी जिसका नाम था सरकारीय आयोग। वह गठन हुआ था 1983 में। ठीक है,
और 1983 में गठन हुआ था और उसकी सिफारिशें जो थी वो दी गई थी, प्रतिवेदन वो अपना जमा किया था 1987 में। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये 64th यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 जो है मुकदमे तथा कार्रवाई किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 67th यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अगली प्रश्न की बात करें तो अगला जो प्रश्न है ये आपात उपबंध पर है। आपात जो यानी कि आपातकाल इमरजेंसी का जो प्रोविजन है उस पर है। तो अब पहला प्रश्न है इसमें, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति कर सकती है, इसकी चर्चा है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न की बात करें तो अगला जो प्रश्न है वो है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है कब? हथियार बंद विद्रोह के आधार पर, बाह्य आक्रमण पर, युद्ध के आधार पर। तो उपयुक्त तीनों आधार पर कर सकती है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 46 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? देखिए, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए गवर्नर सलाह देते हैं राष्ट्रपति को, तभी लागू किया जा सकता है अनुच्छेद 356 के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 45th यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि किसी वित्तीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 360 को लागू करने का या के परिणाम निम्नलिखित में से कौन से हो सकते हैं? पहला है, राष्ट्रपति राज्यों को राज्य मामले के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों का वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकते हैं। बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, जब वित्तीय आपातकाल हो तो सभी कर्मचारियों का वेतन कम करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करने का आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल ऐसा बात नहीं आवश्यकता है, तो 2 नंबर गलत है। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के जजों के साथ संघ मामले के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों का वेतन भत्ते कम करने का आदेश दे सकता है। बिल्कुल ये भी सही है, बिल्कुल ये भी सही है। ठीक है, उसके बाद राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होने के बाद धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखे जाएंगे। बिल्कुल, वित्तीय आपात है तो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखे जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 1, 3 और 4 सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही ए, 1, 3 और 4 सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 69 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला जो प्रश्न है वो है, प्रथमतः आपात स्थिति की घोषणा कितने समय के लिए की जा सकती है? ठीक है, कितने समय के लिए सीमित की जा सकती है? तो आपात जो स्थिति है यानी कि जो आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन जो है वो एक तरह से राज्य में आपात के ही तौर पर देखा जाता है। तो राष्ट्रपति शासन भी 6 महीने के लिए लगाया सकता है एक बार में। ठीक है, राज्यपाल की सलाह पर। और क्या कहते हैं उसको, राष्ट्रीय आपात भी 6 महीने के लगाया सकता है। फिर बाद में संसद के अनुमोदन से उसे अनंत काल तक लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, 6 महीना। ठीक, ये जो प्रश्न थे ये आज के अंतिम प्रश्न थे। ये 52 प्रश्न। तो आज हमने कितने प्रश्न देखा, तो 52 प्रश्न देखा, 52 प्रश्न देखा। ठीक है, अगले वीडियो में हम वित्त आयोग, योजना आयोग, नीति आयोग, चुनाव आयोग इत्यादि प्रश्न देखेंगे। इत्यादि पर जितने भी प्रश्न पूछे गए उस सबको देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।